हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी जनरल साइंस एमसीक्यू सीरीज का सेट नंबर 2। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज विथ इट्स स्पीड। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी गति के साथ बढ़ती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन ए तो सही है। हमें क्या चूज करना है, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी पे आते हैं, द वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किया गया कार्य किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ऑप्शन सी भी सही है। वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो सी भी सही है। ऑप्शन बी क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। गतिज ऊर्जा एक सदिश राशि है, ये गलत है। क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। यहाँ पे सदिश ना हो क्या होगा, अदिश स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें क्या चूज करना था, इनकरेक्ट कौन सा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये आपका स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। इसके अलावा एक पॉइंट और याद रखो, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। एक तो आपका होता है हाफ mv² और एक होता है p²/2m। p क्या होता है, मोमेंटम होता है। p क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, p आपका मोमेंटम होता है, संवेग बोलते हैं हिंदी में। और ये फॉर्मूला आया कैसे, तो देखो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, हाफ mv²। ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे ना, m से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर क्या हो जाएगा, m²v² डिवाइडेड अपॉन 2m। और इसको लिख सकते हैं mv का होल स्क्वायर डिवाइडेड अपॉन 2m। और mv किसके बराबर होता है, मोमेंटम के बराबर होता है, जिसे p से डिनोट करते हैं। तो ये फार्मूला आपका हो जाता है p²/2m। तो इस फार्मूला को भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोरेड। निम्नलिखित में से किस गतिविधि में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप या चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली डिपेंड करता है पोजीशन पे। ठीक है, पहला क्या है, एन एरो एंड द स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑन द बो। एक बाण और धनुष पर तनी हुई प्रत्यंचा, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। दूसरा क्या है, वाइंडिंग ऑफ ए टॉय कार, एक खिलौना कार की वाइंडिंग। तीसरा क्या है, स्ट्रेच एंड कंप्रेस स्लिंकी। अच्छा, स्लिंकी क्या होता है, आपने एक स्प्रिंग देखा होगा जो ऐसे ऐसे होता है, जिसको कंप्रेस करते हैं, फिर खींच के छोड़ते हैं, फिर से वापस आ जाता है। और चौथा क्या है, रोलिंग ऑफ ए स्टोन, एक पत्थर का लुढ़कना। तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, पूछ क्या रहा है, इन चारों में से किस में पोटेंशियल एनर्जी है। तो रोलिंग ऑफ ए स्टोन जो है, एक पत्थर का लुढ़कना, कोई पत्थर लुढ़क रहा है, ठीक है, इसको अपने फ्रेम रेफरेंस मान लिया। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, क्या होगा, इसमें वेलोसिटी होगी। तो इसमें क्या होगा, आपका काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, अब इसी पत्थर को मैं यहाँ से h हाइट पे उठा देता, ठीक है, जो मैंने डेफिनेशन में बताया है, चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आता। लेकिन जब पत्थर लुढ़क रहा है, ठीक है, रोलिंग ऑफ ए स्टोन, तो इसमें केवल काइनेटिक एनर्जी है। तो पहले पे आते हैं, एक बाण और धनुष पर तनी हुई प्रत्यंचा। हाँ, तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बताया था, पोजीशन, शेप या चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ठीक है, तो पहला आपका सही है। दूसरा क्या है, वाइंडिंग ऑफ ए टॉय कार, एक खिलौना कार की वाइंडिंग, ये भी सही है। तीसरा क्या है, तनी हुई और संपीड़ित स्लिंकी, जो स्प्रिंग होता है, तो तीसरा भी सही है। इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है। जब हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, तो उसमें क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, स्टोर होता है। चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन है 1 एंड 2, ऑप्शन बी है 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी है 1, 2 एंड 3, ऑप्शन डी है 1 एंड 3। तो पहले वाले में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, दूसरे वाले में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, तीसरे वाले में भी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है,
तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 1, 2 एंड 3। चौथे में क्या है, काइनेटिक एनर्जी है केवल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर के डिस्टेंस पे उठा दिया, ठीक है, उसका मास m मान लो मास है, कैपिटल M। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। ठीक है, मास की वैल्यू पुट करो, h की वैल्यू पुट करो और g की वैल्यू पुट करो। और ये क्या है, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा, क्योंकि ग्रेविटी तो नीचे लग रहा है और हम लोग ऑब्जेक्ट को ऊपर लेके जा रहे हैं। और फार्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, mgh। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। When a person lift an object in his hand to a certain height, then which energy is stored in the object? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने हाथ में एक निश्चित ऊंचाई तक उठाता है तो उस वस्तु में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन बी है पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन सी है केमिकल एनर्जी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी बताया मैंने, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई ऑब्जेक्ट मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, रेस्ट में, फिर यहाँ से आप उठा के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आपने रख दिया, तो क्या हुआ, ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं ना, एक होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, संरक्षी बल। ठीक है, संरक्षी बल बोलते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, इसके द्वारा जो वर्क डन होता है कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा, ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। तो ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, वैसा फोर्स जो पाथ पे डिपेंड करे, जैसे आपका फ्रिक्शन फोर्स हो गया। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, एक आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। और संरक्षी बल बोल सकते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, संरक्षी बल। तो पहले पे आते हैं, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, गलत है। अभी मैंने बताया ना, फ्रिक्शन क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, तो पहला गलत हो गया। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, चुंबकीय बल क्या है, एक संरक्षी बल है, तो दूसरा सही है। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, स्प्रिंग बल एक संरक्षी बल है, तो तीसरा भी सही है, तीसरा भी आपका सही है। तो हमें चूज करना है ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 2 एंड 3। ठीक है, ऑल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव गलत है, फ्रिक्शन फोर्स भी होता है जो कि आपका क्या होता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके अलावा भी 1-2 फोर्स और है। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसके अलावा कुछ फॉर्मूला याद रख लो, F = ILB, IL क्रॉस B, और एक होता है F = QV क्रॉस B। ये क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, मैं डीप में नहीं जाऊँगा। ठीक है, कोई जेई और नीट की पढ़ाई नहीं हो रही है यहाँ पे, सिंपली कंपटीशन में आपके एग्ज़ाम के लेवल पे ना, जो स्टेट पीसीएस वगैरह तक में या एसएससी वगैरह, सिंपल फार्मूला पूछेगा। तो याद रख लो, F = एक होता है IL क्रॉस B, और एक होता है F = QV क्रॉस B, QV क्रॉस B। तो ये 2 फार्मूला भी याद रख लो। और एक फार्मूला याद रखो, किसी भी स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका फार्मूला क्या होता है, ½ के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x क्या है, कंप्रेशन, या जो जितना कंप्रेस हुआ और जितना एलोंगेट हुआ हो। ठीक है, तो फार्मूला याद रख लो, एनर्जी स्टोरेड इन स्प्रिंग क्या होता है, ½ अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मैच करना है। तो सिंपल सा है, देखो, अर्ग, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है, तो एक आपका 3 हो जाएगा। एक अर्ग में, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक अर्ग में 10⁻⁻7 जूल होता है, तो एक का तीसरा हो गया आपका। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होता है, 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। तो बी का क्या हो गया, 4 हो गया, बी का आपका 4 हो गया, बी का 4। एक कैलोरी में होता है 4.2 जूल,
एग्जैक्ट अगर पूछा जाए तो 4.186 जूल। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। और 1 किलोवाट आवर में क्या होता है, 3.6। डी का आपका पहला हो जाएगा। 1 किलोवाट आवर में होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो डी का आपका क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंजेज, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, फिजिकल चेंज क्या होता है, यह इफेक्ट करता है फॉर्म ऑफ ए केमिकल सब्सटेंस बट नॉट इट्स केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन पे कोई इफेक्ट नहीं डालता है फिजिकल चेंज। ठीक है, वो केमिकल जो चेंज होता है ना वो डालता है, तो हमें बताना है। और फिजिकल जो चेंज होता है ना, ये क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो फिजिकल चेंज होता है ना वो क्या होता है आपका, रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होता है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो ए से बी कोई ट्रांसफॉर्म हुआ, ए से बी में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ और बी फिर से ए में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, तो मतलब क्या हुआ है, फिजिकल चेंज हुआ है जनरली। ठीक है, जनरली बता रहा हूँ मैं। तो आते हैं ऑप्शन पे, चांदी के बर्तनों का काला पड़ना, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर। तो हाँ, ये तो केमिकल चेंज होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज नहीं होगा। बर्निंग ऑफ कैंडल, ये भी आपका केमिकल चेंज हुआ। मेकिंग ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, दूध से दही बनाना, ये भी आपका केमिकल चेंज हुआ। अच्छा, दूध से दही बन गया, अब क्या दही से दूध बना सकते हो, नहीं बना सकते ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। मतलब क्या है, ये इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल नहीं है। तो सी भी आपका क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। अब देखो, चीनी का पानी में घुलना। अब जैसे आपने पानी में शुगर का मिक्सर क्या बोलते चीनी डाल के मिला लिया उसे, फिर आप एक प्रोसेस से पानी को क्या करो, इवेपोरेट करवा दो, तो नीचे शुगर ग्लास में क्या बोलते हो बचा रहेगा। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। ये क्या हुआ, एक रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। तो ये क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो बस एक चीज़ दिमाग में बैठा लो आप, जनरली जो फिजिकल चेंज होता है ना वो क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। अब दूध से दही बन गया, अब दही से दूध तो नहीं बन सकता है ना, तो ये क्या होगा, केमिकल चेंज हो गया। बर्निंग ऑफ कैंडल, केमिकल चेंज। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वरवेयर, यहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है, तो ये भी आपका क्या हो गया, केमिकल चेंज हो गया। लेकिन डी क्या है, डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, चीनी का पानी में घुलना। तो हम लोग एक मेथड से चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो ऑप्शन डी जो कि क्या होगा, एक फिजिकल चेंज होगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिजिकल चेंज। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्रीजिंग, कंडेंसेशन एंड इवेपोरेशन प्रोसेस और एग्जाम्पल ऑफ हिमीकरण, संघनन और वाष्पीकरण प्रक्रिया किसके उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी है केमिकल चेंज, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नीदर ए नॉर बी। तो अभी मैंने क्या बताया था, फ्रीजिंग में क्या होता है, मान लो कि सॉलिड, ये आपका लिक्विड और एक गैस है या वेपर। ठीक है, फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है। अब मान लो पानी से आइस बन गया, तो फिर आइस से पानी भी तो बन सकता है ना। तो ये क्या हुआ, रिवर्सिबल प्रोसेस हुआ। तो जाहिर सी बात है फिजिकल चेंज है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब कंडेंसेशन में क्या होता है, गैस से आपका लिक्विड बनेगा, फिर लिक्विड से गैस भी तो बन सकता है। तो क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। सेम इवेपोरेशन के लिए भी हो सकता है। तो ये सब क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, फिजिकल चेंज के भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं आपसे पूछूं, याद रखो एग्जाम में काम आता है, अगर कोई भी ट्रांसफॉर्म हो रहा है जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, ये ट्रिक पकड़ लो आप। एनर्जी क्या होता है, नहीं एनर्जी ऑब्जॉर्ब होगा, सॉरी यार क्या बोल रहा हूँ। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, मतलब इसको मान लो अब हायर स्टेट, ठीक है, इसको मान लो हायर स्टेट, इसको मान लो लोअर स्टेट। ठीक है, तो जब हायर स्टेट से लोअर स्टेट में जाएंगे ना, तो क्या होता है, एनर्जी आपका एब्जॉर्ब होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है। जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हुआ, तो एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। और जब उल्टा जाएंगे लो से हायर स्टेट की तरफ, जैसे गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल ले लो, आप फ्रीजिंग का एग्जांपल लो, तो फ्रीजिंग एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक है, या सिंपली ऐसे मैं पूछूं कि जो फ्रीजिंग है इसमें हीट रिलीज होता है या एब्जॉर्ब होता है,
तो आंसर क्या होगा? अब देखो फ्रीजिंग कैसे होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। तो जब लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ मतलब क्या हुआ, लो स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहा है ना, लिक्विड से सॉलिड की तरफ। तो क्या होगा इसमें, एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। मैंने क्या बताया था, लो स्टेट से हायर स्टेट की तरफ जा रहा है तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, जब हम लोग हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ जाएंगे एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, लोअर से हायर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट फॉर ए केमिकल रिएक्शन? रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपके पास ऑप्शन है हीट में बी कम आउट बट नेवर बी एब्जॉर्ब। हीट बाहर तो आ सकती है लेकिन अवशोषित नहीं हो सकती। बी क्या है, साउंड में बी प्रोड्यूस। सही बात है, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, साउंड तो आता ही है। सी क्या है, एक कलर चेंज में टेक प्लेस। सही बात है, रंग परिवर्तन हो सकता है। डी क्या है, एक गैस डेवलप हो सकता है, इवॉल्व हो सकता है। तो डी भी सही है। हमसे क्या पूछ रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। हीट में बी कम आउट बट नेवर बी एब्जॉर्ब। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब भी होता है और आउट भी होता है, तो दोनों होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है, रॉन्ग है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है, दो तरीके का रिएक्शन होता है। मैं एक पेज पे बता दे रहा हूँ, इसे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा। एक होता है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक्सोथर्मिक होता है और एक होता है आपका इंडोथर्मिक। इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, ऊष्मा छेपी हिंदी में बोलते हैं। और ऊष्मा शोषी इंडोथर्मिक को बोलते हैं, ऊष्मा शोषी। अब इसमें क्या होता है, हीट जो होता है ना रिलीज होता है। ठीक है, हीट इसमें रिलीज होता है और इसमें क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब होता है। याद क्या रखना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होगा, इंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन जो होता है ये आपका क्या है, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, C6H12O6 + 6O2, यही होता है ना रिएक्शन रेस्पिरेशन का। 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और हीट रिलीज होता है, एनर्जी इसमें रिलीज होता है। तो ये क्या हो गया, किस टाइप का रिएक्शन हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गया। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मा छेपी। ठीक है, अगर यही मैं बोलूँ फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के केस में क्या होता है, 6CO2 ये रिएक्शन होता है ना, + 6H2O + सनलाइट क्या बनता है, C6H12O6, जो पेड़ अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, 6O2। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट का यूज किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इंडोथर्मिक हुआ, जगह नहीं है ऊपर, इंडोथर्मिक हुआ। हिंदी में क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी हुआ। तो जो रेस्पिरेशन है ना, ठीक उसका उल्टा क्या है, फोटोसिंथेसिस है। तो रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज हो रहा है। तो ठीक इसका उल्टा फोटोसिंथेसिस में है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इंडोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्मा शोषी प्रोसेस है। अच्छा, जनरली क्या होता है, अगर एक पॉइंट और, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये आपका क्या होता है, एग्जाम पूछता है, तो इसको याद रख लो। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, ये आपका क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसको बस याद कर लो, आप पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लो,
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें देख लेते हैं, ट्रिक समझ ले या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही। इन जनरल क्या होता है, डिकम्पोजिशन में जो डिकम्पोजिशन होता है ना वो इंडोथर्मिक होता है। इन जनरल बता रहा हूँ मैं, जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है आपका, इंडोथर्मिक होता है। इंडोथर्मिक होता है। और जो क्या बोलते हैं, जो कम्बिनेशन होता है ये आपका होता है, जो कम्बिनेशन रिएक्शन होता है ना, कम्बिनेशन रिएक्शन ये आपका होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक होता है। याद क्या रखना है, इन जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, इंडोथर्मिक होता है। कम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है एक्सोथर्मिक होता है। याद रहेगा। अब देखो इस पर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पॉज करके खुद से आंसर देना। मैग्नीशियम है +O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड +8। अच्छा एक बात बताओ, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्बिनेशन हो रहा है ना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। हिंदी में क्या बोलते हैं एक्सोथर्मिक को, ऊष्माक्षेपी। यहाँ पे देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड H2O, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब बताओ एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा? तो ये किस टाइप का एग्जाम्पल है, कम्बिनेशन हो रहा है ना, कम्बिनेशनल रिएक्शन है। तो ये क्या होगा आपका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। अगर मैं आपसे पूछूं लीड नाइट्रेट है, ये रिएक्शन है आपका, तो ये आपका क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा या एक्सोथर्मिक होगा? तो ये आपका क्या हो रहा है, क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब एनर्जी चाहिए इसे। तो इन जनरल बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन के केस में क्या बताया था मैंने, इंडोथर्मिक होगा ना, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, इंडोथर्मिक हो गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 2 पॉइंट याद रखो, एक पॉइंट और याद रखो, आखिरी पॉइंट है। इंडोथर्मिक में ΔH पॉजिटिव होता है, बस इतना याद रखो, एग्जाम में यही देगा। कोई रिएक्शन दे देगा, वहाँ पे दे देगा ΔH की वैल्यू पॉजिटिव में वैल्यू दे देगी, और कहीं पे निगेटिव में वैल्यू होगी ΔH की, और पूछेगा इसमें से कौन सा इंडोथर्मिक है, ऊष्माशोषी है, और कौन सा एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है। तो जिसका ΔH पॉजिटिव हो वो क्या होगा, इंडोथर्मिक होगा, और जिसका ΔH आपका नेगेटिव हो तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। ΔH नेगेटिव है मतलब क्या है, सॉरी ΔH पॉजिटिव है मतलब क्या है, इंडोथर्मिक रिएक्शन है, और ΔH नेगेटिव है तो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में काम आ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू एग्जिबिट टिंडल इफेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करने की सबसे अधिक संभावना है? तो देखो चलो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला है चाक पाउडर और पानी का मिश्रण, ऑप्शन बी है पोटाश फिटकरी और पानी का मिश्रण, ऑप्शन सी है चीनी और पानी का मिश्रण, ऑप्शन डी है पोटेशियम परमैंगनेट के MnO4 और पानी का मिश्रण। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चाक पाउडर और पानी का मिश्रण। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो टिंडल इफेक्ट बेसिकली किस में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। टिंडल इफेक्ट किस में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। और जो चाक पाउडर और पानी का मिश्रण है क्या है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। एक क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। और अगर आपको कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ना है तो पिछले वीडियो में इसका जो सेट 1 है उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और टिंडल इफेक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। कोलाइडल कण द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन को टिंडल प्रभाव के नाम से जाना जाता है। आपने देखा भी होगा जनरली जब आप अपने घर का विंडो बंद करके रखते हैं तो जो होल होता है ना, तो लाइट आती है ना, स्कैटरिंग होके जो सन रे आती है, वो क्या होता है, टिंडल इफेक्ट ही होता है। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। मैच करना है, चलो आपको बताना है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा MnO2 में। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, जब मान लो कि MnO2 है यहाँ पे, ठीक है, तो हमें मैग्नीज का निकालना है।
तो मान लो कि x है, ऑक्सीजन में कितना होता है -2 होता है ना, ऑक्सीजन का होता है -2। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं, x प्लस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन 2 है ना यहाँ पे, 2 इंटू -2 इक्वल टू एक्स -4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +4। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीज इन MnO2 कितना है, 4 है। तो आपका C का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, C का पहला। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4, सेम वही प्रोसेस है ना, सल्फर का मान लो कि x है तो x लिख लो। हाइड्रोजन 2 है ना, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे +2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन है तो। ऑक्सीजन का -2 है, -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और 4 है ना, तो क्या लिखेंगे, +-2 इंटू 4 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपका, x + 2 -8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 6 हो जाएगा। तो D का आपका क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, D का आपका दूसरा। अब आते हैं तीसरे पे, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो कैल्शियम मान लो x है, ऑक्सीजन का -2 होता है ना, तो यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है ना, तो x - 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। मतलब कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो E का आपका तीसरा हो गया, E का तीसरा हो गया। अब क्या बचा, NaAlH4 में तो सोडियम का +1 होता है, और इसमें हाइड्रोजन का होगा -1। ठीक है, NaAlH4 में हाइड्रोजन का होगा -1। तो क्या आ जाएगा आंसर, 1 प्लस एल्युमिनियम का x मान लो +4 इंटू -1, 4 इंटू -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करो, कितना आएगा, x + 1 - 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, B का 4। अब मैच कर लो, A का आपका 3 आया हुआ है, तो ऑप्शन B और D तो हटा ही दो, ऑप्शन B और D हटा दो। A का 3, B का आपका 4, C का 1, D का 2, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।